हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हम अकाउंटिंग इक्वेशंस का लेसन कर रहे थे हमने फोर्थ एग्जाम्पल तक किए। आगे के एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल है। आपको अगर इक्वेशन समझ में आ गई तो आप पूरा अब जो लेसन कर पाओगे, लेकिन फिर भी मैं बुक में जो बाकी के एग्जाम्पल और रह गए उन्हें एक बार बुक से ही आपको थोड़ा सा और हिंट दे देती हूँ और थोड़ा सा समझा देती हूँ, अगर कोई एक दो पॉइंट नया है तो। अदरवाइज अगर आपने लास्ट लेक्चर ध्यान से सुना है तो ये जो एग्जाम्पल आप इजीली कर पाओगे अपने आप भी। तो हम फिफ्थ और सिक्स्थ एग्जाम्पल समझेंगे। यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट है, जो है सॉल्यूशन उस साइड है पेज के। तो एक बार आप स्टेटमेंट देखिए। यहाँ पे देखिए, आप सिर्फ इस चीज़ में कंफ्यूज होगे कि कोस्टिंग 7000 है, वाइड बिल नंबर इज 5674। यहाँ पर ये 5674 ना बिल का नंबर है, ठीक है। जो रसीद दी है ना, एक तरह से उस रसीद का नंबर है। तो ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। आप इस चीज़ को लेकर मत सोचना कि ये अमाउंट है, ये कहाँ लिखेंगे, ये कहीं नहीं लिखनी। ये सिर्फ बिल का नंबर है जो आपको सिर्फ पजल करने के लिए दे रखा है, ठीक है। बाकी हम अब क्वेश्चन समझाती हूँ मैं आपको। देखिए, हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से। फिर हम ट्रांजैक्शन जो है यहीं से देख लेंगे, क्योंकि बार बार जो है पेज को टर्न करना पड़ेगा अगर उस साइड से स्टेटमेंट देखेंगे तो सबसे पहले देखिए उन्होंने क्या किया है कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ठीक है। हमारा अकाउंटिंग इक्वेशंस के लिए आपको पता है सीरियल नंबर, फिर ट्रांजैक्शन, फिर यहाँ पे एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स में हम चाहे तो आप पहले ही लिख दीजिए कैश, स्टॉक और डेटर्स, जितना आपको पता है एसेट्स के उधर 2-4 कैश और स्टॉक तो आप लिख दीजिए बेशक से। बाकी आप लोग यहाँ पे जगह छोड़ दीजिए और जो जो आइटम्स एसेट्स की आती जाए लिखते जाना। वो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझा भी दिया था। तो अब देखिए हमारा जो है फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश लगाकर 1,25,000 रुपये लगाकर उसने बिजनेस स्टार्ट किया। तो देखिए फर्म जो बिजनेस स्टार्ट किया उसके पास 1,25,000 रुपये आ गए कैश के, ठीक है। और प्लस में क्या आ गई, ये क्या है, व्यवसाय के स्वामी की पूंजी है। तो इधर कैपिटल में ऐड हो गए और इधर कैश में। दूसरा है परचेज गुड्स फॉर कैश। उसने कैश में सामान खरीदा 50,000 रुपये का, ठीक है। कैश में खरीदा यानी कि फर्म के पास से पैसे कम हो गए तो हम लेस कर देंगे 50,000। लेकिन सामान आया है, स्टॉक में सामान आया तो स्टॉक में हम ऐड कर देंगे 50,000। आगे कहीं कुछ चेंज नहीं हुआ तो 0-0, कहीं कुछ चेंज नहीं हुआ तो हमारी न्यू इक्वेशन हम निकाल लेंगे। 1,25 में से 50 कम हो गए तो 75 बच गए। बाकी ये 50 का स्टॉक बन गया, बाकी सब कुछ वैसे ही है। नेक्स्ट इसमें क्या है कि परचेज फर्नीचर फ्रॉम आर के फर्नीचर 10,000। आर के फर्नीचर कंपनी है कोई, जिससे हमने क्या किया है 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा है। लेकिन ये किस पे खरीदा, क्रेडिट बेस पे, ठीक है। स्टेटमेंट में आप देख के आओगे तो ये क्रेडिट बेस पे खरीदा यानी कि उधार में खरीदा है। तो उधार खरीदा है तो फर्म के पास से अभी पैसे नहीं गए, ठीक है। फर्म ने कोई पैसे नहीं दिए। स्टॉक का भी कुछ देखिए, फर्नीचर और अगर माल लिख रखा हो ना कि गुड्स खरीदा है या माल खरीदा है तो हम स्टॉक में लिखेंगे। अगर आपको प्रॉपर बता रखा कि मशीन खरीदी है, बिल्डिंग खरीदी है या फर्नीचर खरीदा है तो इसको हम अलग से लिखते हैं, इसको हम स्टॉक में नहीं लिखते। स्टॉक में सिर्फ गुड्स लिखा जाएगा, यानी कि अगर ये पॉइंट हो कि उसने माल खरीदा है तो माल नाम आ जाएगा, वही अमाउंट वही जो है आइटम हम स्टॉक में दिखाएंगे, ठीक है। अगर माल नहीं है, फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग ऐसा कुछ है तो उसको हम अलग से दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्नीचर, तो सॉरी यहाँ पे फर्नीचर खरीदा था 10,000 का तो हमने दिखा दिया। क्योंकि ये फर्नीचर कैसे खरीदा था, उधार, तो उधार खरीदा था तो अब फर्म के क्या उत्पन्न हो गए, क्रेडिटर्स, ठीक है। अब लेनदार हो गए 10,000 से, तो क्रेडिटर्स 10,000 से हमारा निकल के आ गए, क्योंकि फर्म को ये पैसे लेनदारों को देने पड़ेंगे कभी ना कभी। तो उसके दायित्व लायबिलिटी साइड में 10,000 के क्रेडिटर्स आ गए। तो अब न्यू इक्वेशन फिर निकाल लेंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ, इधर भी नहीं हुआ, सिर्फ ये 10,000 बढ़े हैं और यहाँ पर 1,25 और ये फर्नीचर बढ़ गया। नेक्स्ट इक्वेशन में क्या है कि सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर्स कोस्टिंग 7,000 रुपीज 7,000 फॉर 900। उन्होंने क्या किया है कि कोई पारुल ट्रेडर्स कोस्टिंग नाम से कोई कंपनी थी, उससे क्या किया, उसको सामान बेचा है 7,000 का।
और कितने में बेचा, 9,000 रुपये में। लेकिन ये कैसे बेचा, उधार, यानी कि फर्म ने जो है पारुल नाम की किसी कंपनी को 7,000 रुपये का सामान 9,000 में बेच दिया। तो पहली बात तो अभी फर्म के पास कोई पैसा नहीं आया है। दूसरी बात, उसके स्टॉक से माल कम हो गया। माल कितने का कम हुआ, 7,000, क्योंकि माल की कीमत तो 7 ही थी, तो 7,000 का कम हो गया। फर्नीचर में कुछ चीज नहीं। हाँ, अब उसके पास क्या आ गए, डेटर्स, देनदार, क्योंकि उसने सामान कैसे बेचा है, उधार। तो अगर उधार खरीदा है तो लेनदार बनते हैं, और अगर उधार बेचता है, ठीक है, कोई संस्था कोई फर्म उधार में सामान बेचती है तो उसके क्या निकल के आते हैं, डेटर्स, देनदार, क्योंकि अब ये देने वाले हो गए। ठीक है, ये व्यक्ति फर्म को क्या देंगे, पैसा देंगे, तो ये क्या है, देनदार। तो जो हमें पैसा देगा वो हमारे लिए एसेट्स होती है, संपत्ति होती है, तो इसलिए डेटर्स में हमने दिखा दिए 9,000। ठीक है, और 7,000 का माल खत्म हो गया हमारे पास से। क्रेडिटर्स में यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो वस्तु थी वो 7,000 की थी और हमने वो वस्तु 9,000 में बेची, तो 2,000 का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट। तो 2,000 रुपये हम किस में ऐड कर देंगे, कैपिटल में। ठीक है, क्योंकि व्यवसाय के स्वामी को 2,000 रुपये का यहाँ पे क्या हो रखा है, लाभ हो रखा है, तो हमने 2,000 रुपये कैपिटल में ऐड कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ से फिर इक्वेशन निकाल लेंगे, प्लस माइनस जो भी चेंज हुआ है। पेड कार्टेज, उसने जो है 100 रुपये का कार्टेज यानी कुछ चीज लाने ले जाने में खर्च हुए होंगे, वो भुगतान किए हैं 100 रुपये। ठीक है, तो क्या हुआ, देखिए 100 रुपये का कार्टेज एक तरह से कोई खर्चा है। ठीक है, तो ये खर्चा निकल के आया है, तो जब कुछ नहीं बता रखा होता तो इसका मतलब खर्चे हम क्या देते हैं, नगद में। हमने नगद में 100 रुपये का खर्चा किया है, तो किया है तो हमारे पास से यानी कि फर्म के पास से 100 रुपये क्या हो गए, कम, तो हम माइनस कर देंगे। और ये 100 रुपये कहीं ना तो स्टॉक से रिलेटेड है ना फर्नीचर से, तो यहाँ पे क्योंकि हर एक आइटम की देखिए हमें पता है कि 2 जगह उसकी एंट्री होनी ही होनी होती है। ठीक है, कोई भी लेन देन बिजनेस अकाउंट में आप ये चीज याद करके चलिए कि कोई भी लेन देन जब होता है तो उसकी 2 जगह पर उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, 2 जगह उसकी एंट्री होती है। तो एक सो ये हो गया, दूसरा कहीं कुछ आइटम इससे रिलेटेड नहीं लग रहा, तो दूसरा हम क्या करेंगे, उसकी पूंजी को लेस कर देंगे, पूंजी या कैपिटल में से 100 रुपये, क्योंकि एक तरह का एक खर्चा है, इससे पूंजी कम हो गई उसकी। ठीक है, लाभ होता है तो ऐड कर देते हैं, कोई हानि होती है तो लेस कर देते हैं। यहाँ से न्यू इक्वेशन निकल के आ जाएगी। उसके बाद देखिए, पेड कैश टू आर के फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट ₹9,700। आर के फर्नीचर से हमने कुछ सामान खरीदा होगा, देखिए यहाँ पे खरीदा था, फर्नीचर खरीदा था हमने उधार में। ठीक है, 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा था हमने उधार में। अब यहाँ आके वो क्या कह रखी है कि आर के फर्नीचर की फुल सेटलमेंट कर दी। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि जितना भी उसका उधारी था हमने सब चुका दिया, लेकिन कितने रुपए में, 9700 रुपये। तो एक बात देखिए, देना तो हमें कितना था, 10,000, हमने 9700 रुपये में ही उसको जो हम मना लिया और उसका पूरा हिसाब किताब चुकता कर दिया। जैसे हम किसी दुकान पे जाते हैं, वो कहता है ना कि भाई ये जो है ये वस्तु 1,000 रुपये की है, देखो जी इससे कम नहीं होगा, लेकिन हम उससे मोल भाव कर वर के 1,000 रुपये की का 800 लगा लेते हैं। ठीक है कि भैया ठीक है 800 रुपये की दे दो, बात खत्म, ठीक, हम 800 में खरीद लेंगे। तो ऐसे यहाँ पे था कि फर्नीचर का 10,000 रुपये का था, लेकिन आखिर में 9700 रुपये में बात फाइनल हो गई और 9700 में फुल सेटलमेंट हो गया। यानी कि अब जो है आर के फर्नीचर इस संस्था से, इस कंपनी से और कुछ पैसा नहीं मांगेगा। ठीक है, तो यानी कि फर्म ने जो है आर के फर्नीचर को कितने रुपए दिए, 9700, तो माइनस, क्योंकि कैश कम हो गया। स्टॉक पे कुछ असर नहीं पड़ेगा, फर्नीचर पे कुछ, डेटर्स पे कुछ असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारे लेनदार 10,000 थे और ये 10,000 वाले कौन था, ये आर के फर्नीचर वाला ही लेनदार था, तो हमने अब इसका हिसाब पूरा कर दिया। तो 10,000 में से 10 के 10 माइनस, क्योंकि फुल सेटलमेंट करी है, यानी कि 10 की 10 पेमेंट पूरी हो गई है, तो यहाँ पे हम पूरा -10 करेंगे, क्योंकि अब ये व्यक्ति हमसे कुछ दोबारा पैसे लेने नहीं आएगा, तो हमारे लिए ये खत्म। ठीक है, इसको क्रॉस करना है, खत्म करना है,
तो ख़त्म करने के लिए हम यहाँ क्रॉस तो नहीं कर सकते ना कि हमने क्रॉस कर दिया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 10 में से 10 के 10 लेस कर देंगे कि भाई आपका पूरा सेटलमेंट हो गई, हिसाब किताब बराबर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखना पड़ेगा हमें, उसको देना 10,000 था, वो 9700 में मान गया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमें तो लेन देन के लिए पूरा रिकॉर्ड रखना है, ठीक है। इसलिए जो 300 रुपये है वो क्या है, उस फर्म को, इस संस्था को 300 रुपये से क्या हो गया, फायदा, उसको प्रॉफिट हो गया ना 300। एक तो वो 10,000 रुपये देता और एक बात 9700 में ही बन गई। यहाँ पे तो बुक्स में जो है रिकॉर्ड में तो 10-10 लिखते आ रहा था, ठीक है। तो फर्म तो यही मान के चल रही थी कि भाई उसको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन उसने यहाँ पे आके उसको राजी कर लिया 9700 में, तो उसने 300 रुपये का फ़ायदा उठा लिया। तो जब लाभ है तो क्या हो जाएगा, पूंजी में हम जोड़ देंगे लाभ को, तो कैपिटल में हमने 300 रुपये जोड़ दिए, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है, यहाँ से फिर इक्वेशन निकल के आ जाएगी। उसके बाद है कैश सेल्स, ठीक है। कैश सेल्स मतलब नगद बेचा है, नगद सामान बेचा है 10,000 रुपये कॉस्टिंग का, यानी कि जो सामान है वो उसकी लागत कितनी थी, वो सामान था कितने का, 10,000 का, लेकिन वो बेचा कितने में है, 12,000 में, यानी कि फर्म के पास क्या आ गए, 12,000 रुपये। और स्टॉक से सामान चला गया कितने का सामान, तो स्टॉक में तो हम लागत मूल्य का रिकॉर्ड करते हैं ना कि भाई हमारे पास कितनी लागत का सामान है, तो लागत तो 10,000 का था, 2,000 का हमने क्या किया, प्रॉफिट कमाया है, तो प्रॉफिट सीधा कैपिटल में ऐड कर देंगे, समझ गए। तो हमारी फिर से एक न्यू इक्वेशन निकल के आई। उसके बाद है नेक्स्ट है रेंट रिसीव्ड 4,000, ठीक है। रेंट रिसीव हुआ हमें 4,000 रुपये का रिसीव हुआ है, यानी कि हमें प्राप्त हुआ, यानी कि इस फर्म को, इस व्यक्ति को, ये जो भी है, ठीक है, ये दुकान है या फर्म है, कंपनी है, जो भी है, इसको किराया मिला है 4,000 रुपये, तो इसको मिले हैं तो 4,000 रुपये उसके कैश में ऐड कर देंगे, ठीक है। स्टॉक में कुछ नहीं चेंज होगा, फर्नीचर में कुछ, डेटर्स में कुछ, और प्लस में 4,000 यहाँ पे ऐड होगा, क्योंकि उसको पैसे मिले हैं तो उसकी पूंजी बढ़ गई, ठीक है, तो 4,000 यहाँ पे ऐड। अब फिर से न्यू इक्वेशन, लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज ₹3,000, कि उसने खुद के पर्सनल यूज के लिए 3,000 रुपये निकाले हैं फर्म से, यानी कि ये फर्म के पास पैसा था, इस संस्था के, इस दुकान में इतने रुपये था, इस दुकान में से वो व्यक्ति जिसकी दुकान थी वो शाम को 3,000 रुपये निकाल लेगा अपने घर के खर्चे के लिए, तो दुकान से के पैसे में से 3,000 कम हो गए। लेकिन ये 3,000 रुपये कम हुए तो दुकान तो उससे कहेगी ना कि मेरे को वापस चाहिए ये 3,000 रुपये, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं फर्स्ट लेसन में कि व्यवसाय और उसका स्वामी दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं। हम ये मान के नहीं चलते कि कोई बात ना, ये दुकान इसी व्यक्ति की तो है, ये जितना चाहे निकाल ले, नहीं, यहाँ पे हर एक चीज़ को रिकॉर्ड में रखना पड़ता है, हर एक चीज़ को, स्वामी को भी वैसे ही हम ट्रीट करते हैं, वैसे ही मान के चलते हैं जैसे हम बाहर वाले से पैसे लेते हैं या बाहर वाले व्यक्ति को पैसे देते हैं। तो यहाँ पे 3 इसने ले लिए, ठीक है, लेकिन 3 से जो इसने पूंजी लगा रखी थी उस दुकान में, ठीक है, वहाँ से ये 3 लेस कर देंगे, क्योंकि अब दुकान उसको 3,000 रुपये कम कमा के देगी, क्योंकि भाई आप 3,000 तो आपने निकाल ही लिए दुकान में से, तो अब दुकान आपको सिर्फ इतने पैसे ही वापस कमा के देगी, तो ये 3,000 यहाँ से हम लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये याद रखना, पर्सनल यूज़ के लिए जब निकालते हैं पैसे उसको बोलते हैं ड्राइंग, तो ड्राइंग को हम क्या करते हैं, उससे हमेशा कैपिटल कम होती है, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं आहरण। तो आहरण की वजह से उसकी पूंजी में कमी आती है, तो जो भी आहरण होता है पूंजी में से उसको लेस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी न्यू इक्वेशन आ जाएगी ये वाली, आप इसका कैलकुलेशन करके देखिए, इस साइड का टोटल और इस साइड का, दोनों साइड का टोटल हमारा इक्वल आएगा। तो ये था हमारा 5th एग्जाम्पल। तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट 6th एग्जाम्पल, वैसे बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, आप कर लोगे। नेक्स्ट है जैसे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश से स्टार्ट किया 1 लाख का, तो इधर कैश और इधर कैपिटल में ऐड हो जाएगा। पेड रेंट इन एडवांस, यहाँ पे देखिए एक बस आपको ये पॉइंट थोड़ा अलग अजीब लगेगा कि पेड रेंट इन एडवांस ये क्या है। देखिए पेड रेंट इन एडवांस क्या होता है कि हमने ना पहले ही किसी को टाइम से पहले ही उसको पैसे दे दिए, ठीक है, हमने
हम जैसे मान लीजिए किसी के घर में किराए पे रह रहे थे, ठीक है, जनवरी में हम किराए पर आए, हमने क्या किया, जनवरी के साथ साथ फरवरी और मार्च का किराया भी उस व्यक्ति को दे दिया। तो हमने अपना किराया क्या किया, भुगतान कर दिया, पेड कर दिया, लेकिन क्या किया, एडवांस में, क्योंकि फरवरी और मार्च तो अभी आया ही नहीं है, हमने पहले ही फरवरी और मार्च का किराया पहले ही दे दिया। तो जिस खर्चे को हम पहले ही दे देते हैं, जो पैसा हम पहले ही दे देते हैं किसी को, वो होता है रेंट पेड इन एडवांस। वो पेड इन एडवांस कुछ भी हो सकता है, किसी को हम सैलरी भी दे देते टाइम से पहले, किसी को हम रेंट भी टाइम से पहले दे देते हो। तो यहाँ पे रेंट था जो हमने पहले ही दे दिया, ठीक है, हमने मतलब इस फर्म ने, तो उसने पेड रेंट इन एडवांस भुगतान किया है। तो जब हम किसी को एडवांस में पैसा पहले देते हैं ना, तो वो चीज़ हमारे लिए क्या होती है, संपत्ति, एसेट्स, ठीक है, उसको हम एसेट्स मानते हैं। क्योंकि देखिए हमने किसी व्यक्ति को 3,000 रुपये टाइम से पहले ही दे दिए हैं, तो वो एक तरह से हमारी संपत्ति है, क्योंकि हमारी इससे क्या होती है, एक इमेज बनती है कि भाई व्यक्ति ने, देखिए अच्छा व्यक्ति है, अच्छा उसकी छवि है, टाइम से पहले ही खर्च मतलब अपना पेमेंट कर दी। होता है ना, कई बार आप देखते हो कि जो अपना पैसा टाइम से ही उधार, जैसे किसी ने उधार लिया है या कोई व्यक्ति आपके घर में रह रहा है और वो पहले ही 2-2 महीने का एडवांस दे देता है किराया, तो उसकी एक इमेज होती है ना कि हाँ भाई बहुत अच्छा व्यक्ति है, इसके अगर उसको कभी पैसे की ज़रूरत भी होगी तो आप मना नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये व्यक्ति अच्छा है, टाइम से पहले ही अपना पैसा दे देता है। तो इसीलिए जब हम किसी को प्रीपेड में पहले ही भुगतान कर देते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होती है, एसेट्स होती है, क्योंकि हमारे लिए क्या होता है, वो चीज़ हमने यूज तो अभी करी ही नहीं है, और बिना यूज के ही हमने किसी को उसका पैसा दे दिया, ठीक है। तो कल को अगर हम उस मकान में नहीं रहते, मान लीजिए हम फरवरी में ही खाली कर जाते हैं वो मकान, तो हम मार्च का पैसा उससे वापस से ले सकते हैं ना। तो वो हमारी क्या है, एसेट्स है। जो पैसा हमें मिल सकता है, वो सारे पैसे क्या होते हैं, हमारे लिए संपत्तियां, एसेट्स होती है। इसीलिए जब एडवांस में हम कभी किसी को कुछ देते हैं, तो वो हमारे लिए एसेट्स होती है। हाँ, जैसे ही मार्च चला जाएगा वैसे ही फिर हम थोड़ी ना पैसे ले पाएंगे। फरवरी और मार्च निकलते ही हमारी ये जो एडवांस का था वो सारा एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या, पेड इन एडवांस एक हमारे लिए एसेट्स है। इसलिए हम एसेट साइड में एक और आइटम लिख देंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से, 3,000 रुपये। प्लस में यहाँ पे देखिए हमने पेड किया, भुगतान किया 3,000 का, तो यहाँ पे हमारा पैसा कम हो गया, तो कैश में से 3,000 कम हो गए और इधर प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से एसेट्स में शामिल हो गए। नेक्स्ट था परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000 एंड क्रेडिट 20,000, कि यहाँ पे उसने गुड्स खरीदा, माल खरीदा, यानी कि स्टॉक, कितने का, कि नगद में तो 50 का सामान खरीदा है और उधार में 20 का, तो टोटल सामान उसने कितने का खरीदा, 70 का। तो स्टॉक में कितने आए हैं उसके पास, 70,000 रुपये का सामान। नगद में 50 का दिया, यानी कि कैश पैसे तो उसने 50,000 ही दिए हैं, तो पैसे कैश साइड से 50 कम हो जाएंगे, ठीक है। तो 20,000 रुपये का क्या, उधार है, तो इसका मतलब हमारे लेनदार पैदा हो गए, ठीक है, हमें पैसे देने पड़ेंगे उन्हें, लेने वाले आ गए, हमारे लेने वाले आ गए, तो हमारे सिर पे एक क्या हो गया, दायित्व हो गया, हमारे सिर पे एक जिम्मेदारी आ गई कि भाई हमें किसी का पैसा देना है। तो जिम्मेदारी आ गई, तो लाइबिलिटी साइड में लेनदारों के नाम से 20,000 रुपये का एक और कॉलम बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये आप न्यू इक्वेशन निकालते जाना, ठीक है। उसके बाद है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 80,000 कॉस्टिंग 40,000, उसने सोल्ड किया है गुड्स सामान को, ठीक है, माल को उसने बेचा है 80,000 रुपये में, जबकि इसकी कॉस्टिंग यानी कि इसकी लागत कितनी थी, 40,000, यानी कि 40,000 के सामान को 80,000 रुपये में बेच दिया। देखिए तो उसके पास पैसे कितने आए, 80,000, सामान कितने का था, 40 का, तो स्टॉक से तो 40 गए और पैसे आए 80, डिफरेंस कितना है, 40 का, यानी कि उसको 40,000 रुपये का फायदा हुआ, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हम कहाँ ऐड करते हैं, कैपिटल में, ठीक है। नेक्स्ट है पेड सैलरी इन कैश 4,500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000। क्या कह रही है कि उसने जो है सैलरी इन कैश 4,500 रुपये तो सैलरी के कैश में दे दिए, वे उसके अंडर में कोई व्यक्ति काम कर रहे होंगे,
उनको सैलरी दे दी 4500 की कैश में, ठीक है। तो कैश में पेमेंट करी है तो उसके पास से 4500 रुपये कैश के कम हो गए, ठीक है। तो कैश से 4500 कम दिखा दिया जाएगा। और उसकी एक सैलरी आउटस्टैंडिंग भी है, कितने की, 1000 की। यानी कि उसने 4500 तो दे दिए, लेकिन एक या दो व्यक्ति कुछ और रह गए जिनके 1000 रुपये सैलरी के देने थे, लेकिन इसने उन व्यक्तियों की सैलरी नहीं दी। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जो पैसा हमने दे देना चाहिए था, ठीक है, लेकिन हमने नहीं दिया। जैसे मान लीजिए हमने एक मकान में रह रहे हैं, ठीक है, मार्च आ गया, हमने पूरा मार्च निकाल दिया, लेकिन हमने मार्च का किराया नहीं दिया, अब भी अप्रैल आ गया, ठीक है। तो जो मार्च का किराया हमने नहीं दिया वो क्या है हमारे लिए, आउटस्टैंडिंग रेंट, कि वो अदद किराया है, यानी कि वो किराया जो हमने मार्च में दे देना चाहिए था लेकिन हमने नहीं दिया। तो यहाँ पे भी वही बात है कि 1000 रुपये की सैलरी दे देनी चाहिए थी लेकिन हमने नहीं दी, ठीक है। तो नहीं दी तो आज नहीं तो कल देना तो पड़ेगा, तो इसलिए ये हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटीज, ठीक है। वो दायित्व है हमारा कि आज नहीं तो कल हमें ये पैसा देना पड़ेगा। तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज होती है और प्रीपेड हमारे लिए क्या होती है, एडवांस, ठीक है, जो हम एडवांस में दे देते हैं वो संपत्ति। तो यहाँ पे देखिए 1000 रुपये का जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो हमारे लिए दायित्व है। तो यहाँ पे हमारा लाइबिलिटी साइड में एक और नाम से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव, जैसे यहाँ पे एसेट्स में आया था प्रीपेड एक्सपेंसिव, संपत्तियाँ होती है प्रीपेड एसेट्स हमारी, उसी तरह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव अदत्त खर्चे, अदत्त खर्चे क्या होते हैं हमारे लिए, लाइबिलिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लाइबिलिटीज में 1000 रुपये डाल दी। तो टोटल मिला के सैलरी के 4500 ये और 1000 ये 5500 रुपये उस फर्म ने पैसे देने थे, ठीक है। उसको 4500 रुपये यहाँ पे खर्चा हुआ है, तो खर्चा है तो कैपिटल में से हमने लेस कर दिए 4500 रुपये, ठीक है। टोटल यहाँ पे टोटल लेस करेंगे 4500 ये और 1000 ये, क्योंकि ये दोनों सैलरी के हैं, ये इसने दे दिए, ये अभी दिए नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है बोट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज 30,000, उसने 30,000 रुपये की मोटरसाइकिल नगद खरीदी है, सॉरी वहाँ बोट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, खुद के यूज के लिए खरीदी है पर्सनल, तो पर्सनल यूज यानी कि ड्रॉइंग, हरण किया है उसने, ठीक है, पैसे का। तो पैसे का हरण किया है, 30,000 रुपये उसने दुकान में से निकाले हैं और खुद के लिए एक मोटरसाइकिल खरीद ली। तो दुकान के पैसे खत्म हो गए, कितने, 30,000, ठीक है। दुकान के 30,000 रुपये कम हो गए, तो कैश में से 30,000 लेस कर देंगे, प्लस में क्या कर देंगे हम, कैपिटल में से लेस कर देंगे, क्योंकि अब उसकी कैपिटल 30,000 से कम हो गई है। जो भी पैसा है, जो भी वस्तु वो पर्सनल यूज के लिए निकालता है, तो एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैपिटल में से उसको लेस करते हैं, तो कैपिटल में से 30,000 गए और इधर कैश में से 30,000 गए, तो यहाँ पे हमारी फाइनल इक्वेशन निकल के आ गई। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले उसने कैश लगा के स्टार्टेड बिजनेस विद कैश गुड्स एंड बिल्डिंग, यानी कि यहाँ पे उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, उसमें उसने कैश भी लगाया है, कुछ सामान भी लगाया है और कुछ बिल्डिंग भी खरीदी, यानी कि जैसे ही बिजनेस, पहले हमारे बिजनेस में विद कैश होता था बस, यहाँ पे उसने बिजनेस शुरू किया है, उस टाइम पे उस व्यक्ति ने क्या किया है, अपना पैसा भी दिया है, ठीक है, उस बिजनेस को, और अपने पास से कुछ माल भी दिया है, ठीक है। जैसे किसी ने, भाई मान लीजिए किसी किसान ने कोई दुकान खोल ली, ठीक है, फार्मर ने, तो उसके पास तो गेहूं, मान लीजिए उसके खेत में गेहूं पैदा हुए हैं, तो उसके पास तो उसने घर से ही गेहूं दे दिए, मार्केट से खरीदने नहीं पड़े, और कुछ उसने पैसे लगा दिए, और कुछ उसके पास कोई पुराना ज़मीन थी, ठीक है, पुराना मकान था, और उसी मकान में उसने अपनी दुकान खोल ली, तो उसने बिल्डिंग भी लगा दी बिजनेस में। तो एक दुकान खोलने में, एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसने कुछ पैसे लगाए अपने पास से, कुछ सामान था उसके पास और एक बिल्डिंग थी, तो ये सारी चीज़ उसने व्यवसाय स्टार्ट करने के लिए लगाई है। तो ये उसकी, ये तीनों चीज़ें उसकी क्या है, पूंजी है। तो सबसे पहले कैश के रूप में वो 2,30,000 रुपये लगाई, 1,00,000 रुपये का उसने सामान लगाया है, और जो है 2,00,000 रुपये की उसकी बिल्डिंग थी, यानी कि उसकी जो बिल्डिंग थी उसकी कीमत है 2,00,000 रुपये। तो ये सारी चीज़ें लगाकर उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो इन सब का टोटल हो गया 5,30,000 रुपये। तो ये 5,30,000 रुपये क्या है, उस व्यक्ति की पूंजी है कैपिटल में।
ठीक है, तो एक ये पॉइंट था थोड़ा अलग। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश। कैश में सामान खरीदा है तो हमें पता है कैश में से लेस कर देंगे 50 और सामान के लिए स्टॉक में ऐड कर देंगे 50। नेक्स्ट है इक्वेशन निकाल लेंगे हम प्लस माइनस करके। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स कोस्टिंग रेस 20,000 4 रुपीज 35,000। क्या किया है उसने, सोल्ड गुड्स सामान को बेचा है, कोस्टिंग यानी कि जिसकी लागत थी 20,000 रुपये, उस सामान को बेचा है 4 रुपीज 35,000 और कितने में बेचा, 35,000 रुपये में। यानी कि उसके पास एक 20,000 रुपये का सामान था, उसको उसने 35,000 रुपये में बेच दिया। तो यानी कि उसके पास क्या आ गए, 35,000 रुपये आ गए। तो कैश में हम ऐड कर देंगे 35। स्टॉक में से कितना गया है, 20,000 रुपये का, क्योंकि लागत तो 20 की थी। डिफरेंस कितना, 15। 15 का क्या हो गया, उस दुकान को फायदा हो गया, तो 15,000 रुपये कैपिटल में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल। राहुल से उसने सामान खरीदा है, ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमें नाम दे रखा राहुल से, ये नहीं बता रखा नगद है या फिर कैसे उधार खरीदा है। तो जब कुछ नहीं बता रखा होता लेकिन नाम दिया होता है कि भाई परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, तो जब नाम दिया होता है तो इसका मतलब ये सामान उसने क्या क्या किया है, उसने उधार में खरीदा है। अगर ये होता ना परचेज गुड्स सिर्फ इतना नाम नहीं होता तो इसका मतलब ये नगद खरीदा है। लेकिन यहाँ पे परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल सिर्फ इतना दे रखा है, ये नहीं बता रखा कि राहुल से नगद है या उधार है। तो हम क्या मान के चलते हैं, उधार मान के चलते हैं, ठीक है। और कोई नाम नहीं होता, सिर्फ इतना होता है कि परचेज गुड्स, तो हम क्या मानते, नगद खरीदा है। तो यहाँ पे उसने देखिए सामान खरीदा है राहुल से, ठीक है, तो इसका मतलब उधार खरीदा है, तो पैसे कुछ कम नहीं होंगे। 55,000 का सामान खरीदा है तो स्टॉक में ऐड हो जाएगा 55 का और नया सामान, ठीक है। बिल्डिंग पे कुछ चेंज कर डेटर्स ने, हाँ। अब उसने या क्या किया था, राहुल से उधार खरीदा, तो राहुल क्या हो गया, लेनदार हो गया, क्योंकि अब वो आज नहीं तो कल वो पैसे लेगा हमसे। तो हमारी एक दायित्व हो गया, ठीक है। तो दायित्व में हमारे लेनदार हो गए 55,000 रुपये से, ठीक है। तो यहाँ पर एक और हो जाएगा 55,000 रुपये। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू वरुण कोस्टिंग 52 फॉर 60,000। यानी कि वही है कि उसने क्या किया है, वरुण को सामान बेचा है 52,000 का सामान 60,000 रुपये में बेच दिया, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए हमें नाम दे रखा वरुण का, ये नहीं बता रखा हमने नगद बेचा या उधार। तो जब नाम है, ठीक है, बंदे का नाम बता रखा हमें कि किसको बेचा या किससे खरीदा है, और आगे ये नहीं बता रखा कि कैश में खरीदा है कैश में, तो हम क्या मानते हैं, उधार, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उधार में उसको सामान बेच दिया। तो हमारे पास से सामान गया कितने का, 52,000, क्योंकि सामान तो 52 था। उधार बेचा है तो हमारे पास पैसे भी नहीं आए, लेकिन उधार बेचा है तो वो हमारा क्या बन गया, वरुण डेटर। यहाँ पे आपको वरुण नाम से, वरुण यहाँ पे, यहाँ या फिर यहाँ पे राहुल, ये नाम नहीं लिखने। डेटर्स और क्रेडिटर्स में ही वो अपने आप शामिल है। हो सकता आगे जाके एक और व्यक्ति, ठीक है, रोहित नाम से मिल जाए जिसको हमने उधार बेचा है, तो ऐसे थोड़ी ना हम अलग बनाएंगे कि रोहित फिर वरुण फिर ये नहीं। हम उन सब के लिए डेटर्स एक नाम, एक शब्द यूज करते हैं डेटर्स, देनदार का, जिसमें सारे देनदार आ जाते, वो चाहे XYZ ABC कितने ही कोई भी हो, ठीक है। तो सारे हमारे देनदार उसी में आ जाते हैं, तो हम एक ही नाम से लिखेंगे डेटर्स। उसके नीचे हम लिखते जाएंगे जितने भी हमारे डेटर्स होंगे वो सारे। तो उसके बाद है हमारा, यहाँ पे हमारे डेटर्स में आ गए कितने, 60,000, ठीक है, क्योंकि हमने उधार में सामान बेचा है। तो हमारी संपत्ति हो गई आज नहीं तो कल, उससे हमें 60,000 रुपये मिलेंगे। 52 का सामान था, 60 में बेच दिया, 8,000 का हमने क्या कमा लिया, प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है। तो 8,000 कैपिटल में ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट है पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट 53,000। हमने जो है राहुल की फुल पेमेंट कर दी, ठीक है, कितने में, 53,000 में। तो देखिए राहुल को हमने कितना पैसा देना था, हमारी इक्वेशन कहाँ गई, राहुल वाली, ये राहुल को हमने 55,000 का सामान खरीदा था राहुल से, तो हमें 55 देने थे, लेकिन वो कह रहा है कि फुल सेटलमेंट हो गई 53,000 में, यानी कि वो 53 में ही मान गया।
तो हमारे पास से पैसे कितने गए, 53,000। राहुल का नाम का एक लेनदार था, तो लेनदार वाले खाते से 55,000 की पेमेंट सेटलमेंट हो गई और सेटलमेंट 55 पे हुई है। तो इनकी अब इसको खत्म करना है, तो 55 में से 55 ही लेस करेंगे। देखिए देने थे 55 और उसको मना लिया 53 में, तो 2,000 का यहाँ से हमने फिर से लाभ कमा लिया डिफरेंस। तो 2,000 को हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सैलरी पेड, यानी कि सैलरी का भुगतान किया। तो ये ना तो कोई आउटस्टैंडिंग ना प्रीपेड, सिंपल बता रखा सैलरी दी। ठीक है, तो सैलरी दी तो नगद में दी होगी, तो हमारे पास से पैसे कम हो गए और दूसरा पूंजी भी कम हो गई। ठीक है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट ऑफ 59,000। वरुण से हमें पैसे मिल गए और उसका हिसाब किताब बराबर कर दिया, इनकी फुल सेटलमेंट कर दी। कितने में, 59,000 में। तो अब हम देखेंगे वरुण से हमें मिलने कितने थे। वरुण से हमें मिलने थे 60,000 रुपये, क्योंकि हमारा देनदार था 60,000 का और देनदार अभी एक ही आया है वरुण नाम से। तो हमें 60,000 मिलने थे, लेकिन हमने 59,000 मिले हैं और हमने बोला उसको ठीक है कोई बात नहीं भाई, 59 में आप खत्म बात करो। ठीक है, हम तो उस फर्म ने 59,000 रुपये ही मिले हैं वरुण से, तो पैसे आ गए फर्म के पास कितने, 59,000। इधर देनदार अब हिसाब किताब बराबर, तो जीरो बैलेंस दिखाना है, तो 60 में से माइनस कर देंगे 60। लेकिन यहाँ पे देखिए उस फर्म को, उस कंपनी को क्या हो गया, लॉस हुआ 1,000 से। या तो उसको 60 मिलने थे और अभी उसने 59 में ही बात राजी कर ली। ठीक है, तो उस देखिए हमें किसी व्यक्ति से 100 रुपए लेने हैं, वो दे ही नहीं रहा। एक दिन उससे हमें क्या मिल गया, 80 रुपए उसने दे दिए। तो हम क्या कहते हैं, ठीक है भाई अब हिसाब किताब बराबर, 20 रुपए रह गए, हमें नहीं चाहिए, हिसाब किताब बराबर है। ठीक है, मैं मान लूंगा कि मेरे 100 के 100 आ गए, तो 80 ही मेरे को देते, बात खत्म। तो जब ऐसे व्यक्ति होते ना जो दे के ही नहीं देते पैसे, तो उनसे जितना मिल जाए उतना ही ठीक है और हम हिसाब किताब बराबर करते हैं। तो ऐसे इसे 60 मिलना था, लेकिन हाँ जैसे तैसे उसे 59 मिल गए। तो इस दुकान मतलब संस्था ने सोचा है कि ठीक है जो मिल गया वो ठीक है, 1,000 रुपये का वो लॉस उठा लेगा। ठीक है, तो 1,000 रुपये का लॉस हो गया, तो कैपिटल लॉस है तो कैपिटल में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो हमारी ये न्यू इक्वेशन निकल के आ जाएगी। उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग वही जो हम पीछे भी करके आए थे। ठीक है, कि आउटस्टैंडिंग रेंट है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग जो होता है वो हमारा क्या होता है, दायित्व है। तो दायित्व साइड में हम आउटस्टैंडिंग नाम से एक और आइटम दिखा देंगे 3,000 की, और कैपिटल में से लेस कर देंगे 3,000 रुपये। नेक्स्ट कमीशन रिसीव। कमीशन, जब कोई चीज़ हमें मिलती है तो वो हमारी क्या होती है, संपत्ति। तो कमीशन हमें रिसीव हुआ है। ठीक है, और ये किस में रिसीव हुआ है, कैश में। ठीक है, कमीशन रिसीव्ड हुआ कैश में, तो कैश में हुआ है तो हमारे पास कैश बढ़ गया कितने का, 13,000 का। ठीक है, तो हम कैश में ऐड कर देंगे 13। यहाँ पे कमीशन का कॉलम नहीं बनाना, क्योंकि कमीशन अगर हमें नहीं मिलता तो हम बनाते। यहाँ पे तो कमीशन हमें पैसे में मिला है, तो हमारे पास पैसे आ ही गए, तो हमने पैसे लिख दिए 13,000 रुपये का। दूसरा, यहाँ पे उस 13,000 से उसकी पूंजी भी बढ़ गई, तो कैपिटल में हम ऐड कर देंगे 13,000 रुपये। नेक्स्ट है विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। वही ड्रॉइंग करी, आहरण किया है, खुद के यूज के लिए पैसे निकाले हैं फर्म या संस्था से, तो उसके पैसे खत्म हो गए। ठीक है, उस संस्था से 20,000 रुपये कम हो गए, तो कैसे 20,000 रुपये। दूसरा, पर्सनल यूज के निकालते हैं तो हम कैपिटल से भी उसको लेस करते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल में से लेस। उसके बाद है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग क्या होता है कि लगातार हम किसी चीज को यूज करते हैं ना, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो एक बिल्डिंग हमने लगातार 2 साल तक यूज करी, मान लीजिए 2 लाख में लेके, तो 2 साल बाद हम उसको बेचेंगे तो क्या वो 2 में बिक जाएगी, नहीं, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो कम होएगी। ठीक है, तो वो जो वैल्यू कम हुई है उसको हम नाम देते हैं डेप्रिसिएशन, ह्रास का। तो जो बिल्डिंग की वैल्यू कम हुई है, तो हमारे लिए बिल्डिंग का एक अलग से कॉलम था 2 लाख। अब इसकी बिल्डिंग की वैल्यू 10,000 से कम हो गई, तो 2 लाख में से 10 लेस कर देंगे कि भाई अगर अब हम उसको बेचेंगे तो वो 1,90 में ही बिकेगी,
तो यहाँ पे बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई, उसको हम लेस कर देंगे 10 से। दूसरा कम हुई है तो लॉस हो गया भाई, एक बिल्डिंग हम 2 में बेच सकते थे, वो 1,90 में बिकेगी, तो 10 का हमें क्या हो गया लॉस। तो लॉस है तो कैपिटल में से भी हम लेस कर देंगे। अब हमारी ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। तो ये था आपका टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन का।